दोस्तों, अपराध की दुनिया में एक छोटे से छोटा सबूत भी बहुत मायने रखता है किसी भी मुजरिम की पहचान करवाने में। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें पुलिस एक चश्मे के डिब्बे के सहारे न सिर्फ कातिल को खोज निकालती है, बल्कि 1 साल पहले हुए एक और हत्याकांड का खुलासा भी करती है। कहानी के हाफ में जो कहानी निकल कर सामने आती है, उसे देख और जानकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर सेना का एक जवान इतना बड़ा शातिर अपराधी कैसे बन जाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द कीप क्राइम में। 10 जुलाई 2023 को नवी मुंबई के उरण पुलिस स्टेशन पर एक फ़ोन आता है कि सड़क किनारे एक सुनसान और अंधेरी सी जगह पर एक लाश पड़ी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश एक महिला की थी, जिसकी उम्र लगभग 55 से 56 वर्ष के बीच रही होगी। पुलिस लाश के चारों तरफ मुआयना करती है कि शायद उसको महिला की कोई आईडी मिल जाए, जिससे महिला की शिनाख्त हो सके, या कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे कातिलों के बारे में कोई सुराग ही लग सके। लेकिन पुलिस को ना तो महिला की कोई आईडी मिलती है और ना ही कातिलों के बारे में कोई सबूत हाथ लगता है। लाश के चंद कदमों की दूरी पर पुलिस को एक चश्मे का डिब्बा मिलता है, जिस पर उस दुकानदार का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखा था। पुलिस महिला की लाश की कुछ तस्वीरें खींचती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार महिला के सिर में 2 गोलियां मारी गई थी और साथ ही महिला के गर्दन पर किसी धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार भी किया गया था। ये देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है कि आखिर कातिल की महिला के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी थी, जो कातिल न सिर्फ महिला को 2 गोलियां मारता है, बल्कि उसके सिर और गर्दन पर भी कई बार धारदार हथियार से वार भी करता है। अपने आप में ये एक अजीब सा वाकया था। पुलिस के सामने कातिल को पकड़ने की चुनौती थी, लेकिन कातिल तो छोड़िए, अभी तक तो पुलिस ये महिला कौन है, ये इसकी भी शिनाख्त नहीं कर पाई थी। पुलिस के हाथ खाली थे और पुलिस के खाली हाथ में था तो सिर्फ वो चश्मे का डिब्बा जो महिला की लाश के पास से मिलता है। लेकिन ये भी नहीं क्लियर था कि ये चश्मे का डिब्बा इसी महिला का है या किसी ने रास्ते चलते हुए उसको फेंक दिया था। कंफर्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि पुलिस उस दुकानदार के पास जाए और उससे पूछताछ करे। पुलिस की एक टीम उस दुकानदार के पास जाती है, उस महिला की तस्वीर को उस दुकानदार को दिखाती है। दुकानदार देखते ही उस महिला को पहचान जाता है और कहता है कि ये तो उनकी रेगुलर कस्टमर है, जिनका नाम है भारती अंबोकर। पुलिस दुकानदार से उस महिला का पता और मोबाइल नंबर लेती है। महिला उरण पुलिस चौकी के अंतर्गत त्रिकोण सरदे गांव की रहने वाली थी। पुलिस भारती के घर जाती है। घर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। आस पड़ोस पूछताछ करने पर पता चलता है कि भारती का इस दुनिया में उनकी बेटी के सिवाय कोई और नहीं था। एक बेटी की शादी हो चुकी है और पति की बहुत पहले ही सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। लेकिन बेटी की शादी कहाँ हुई है, इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता है। आस पड़ोस पूछताछ करने पर पता चलता है कि भारती आखिरी बार 10 जुलाई की रात को ये कहकर निकली थी कि वो अपनी बेटी से मिलने जा रही है। पुलिस ये सोचती है कि अब बेटी का पता कैसे किया जाए, लेकिन भारती का नंबर पुलिस को मिल चुका था। पुलिस भारती के नंबर की कॉल डिटेल निकालती है और 9 और 10 जुलाई के सारे नंबरों को खंगाल लेती है और पड़ोसियों ने जो टाइमिंग बताई थी, उस टाइमिंग पर आने जाने वाले सभी नंबरों को जब पुलिस टटोलती है तो उनमें से एक नंबर भारती के दामाद का निकलता है, जिसका नाम था म्यूरेश अजीत गंभीर, उम्र लगभग 42 साल। पुलिस को लगता है कि भारती ने बताया था कि वो अपनी बेटी से मिलने जा रही है। हो सकता है उसका दामाद उसको रिसीव करने आया हो, इसलिए आखिरी 3-4 कॉल उसी की होगी। पुलिस म्यूरेश के पास फ़ोन करती है, उसको थाने बुलाती है। म्यूरेश भी बेखौफ होकर थाने पहुंच जाता है। पुलिस उसको बताती है कि तुम्हारी सास की हत्या हो गई है। ये सुनकर म्यूरेश रोने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से पुलिस को उस पर शक हो जाता है और पुलिस उससे जब पूछताछ करती है कि आखिरी 3-4 कॉल तुम्हारी ही थी, तो वो गोल मटोल जवाब देने लगता है। लेकिन पुलिस भारती की हत्या वाले टाइमिंग
पर सारे लोकेशन को जब चेक करती है तो म्यूरेस की आखिरी लोकेशन वहीं की मिलती है जहां भारती की हत्या हुई थी। अब पुलिस म्यूरेस से सख्ती से पूछताछ करती है तो म्यूरेस टूट जाता है और पूछताछ में वो बताता है कि हाँ, उसने ही अपनी सास की हत्या की है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुमने आखिर अपनी सास की हत्या क्यों की है, तो म्यूरेस बताता है कि वो उसको बहुत परेशान करने लगी थी, बहुत तंग करने लगी थी और बार बार अपनी बेटी से मिलने की जिद कर रही थी, जिससे तंग आकर एक दिन वो 10 जुलाई को उसके पास जाता है और कहता है कि चलो आपको आपकी बेटी से मिलाता हूँ, और भारती को कार में बिठाता है। कार में उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे और सुनसान सी जगह देखकर उसको गोली मार देता है। लेकिन उसको लगता है कि कई बार गोली लगने के बाद भी इंसान बच जाता है, तो एक बड़ा सा चाकू निकालता है और भारती के सर पर कई बार वार करके उसको मौत के घाट उतार देता है। पुलिस बड़ी खुश हो जाती है कि जहाँ कोई सबूत नहीं था वहाँ एक चश्मे के डिब्बे के सहारे उसने कातिल को खोज लिया। म्यूरेस के निशानदेही पर पुलिस उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार करती है। पुलिस म्यूरेस और उसके दोस्तों को जेल भेजने ही वाली थी, तभी उरन थाना अध्यक्ष के दिमाग में एक बात खटकती है कि म्यूरेस ने जो कत्ल की वजह बताई थी, आखिर वो कत्ल का मोटिव हो कैसे सकता है। भला एक सास अपनी बेटी से मिलने की जिद करे और दामाद अपनी सास की हत्या कर दे। कत्ल की ये तो वजह होती नहीं है। हो ना हो म्यूरेस कुछ बात छिपा रहा है। ये सोचकर पुलिस फिर से म्यूरेस से पूछताछ करती है और कहती है कि तुमने अपनी सास को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलने की जिद कर रही थी। म्यूरेस बताता है कि हाँ, यही वजह थी। पुलिस कहती है कि तुमको उससे अपनी बेटी से मिलने में क्या दिक्कत थी। अगर तुम नहीं जाते तो अपनी सास को बुला लेते या अपनी बीवी को भेज देते। चलो ठीक है, तुमने अपनी बीवी को अपनी सास से नहीं मिलने दिया, हमको अपनी बीवी से मिलवाओ। हमको तुम्हारी बीवी से मिलना है और उसका भी बयान दर्ज करना है। ये सुनते ही म्यूरेस एकदम से चुप हो जाता है। पुलिस बार बार उससे पूछती है कि हमको अपनी बीवी से मिलवाओ। पुलिस के बार बार दबाव देने से म्यूरेस बताता है कि साहब, मैं आपको अपनी बीवी से कैसे मिलवा सकता हूँ। मैंने तो अपनी बीवी को अगस्त 2022 में ही मार डाला। ये सुनते ही पुलिस हैरान रह जाती है कि अभी तक तो एक सास की हत्या की कहानी थी, लेकिन कहानी के हाथ में अब एक बेटी के मर्डर की भी कहानी सामने आ गई है, वो भी 1 साल पहले। पुलिस म्यूरेस से कहती है कि ये क्या कहानी है कि तुमने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए मार दिया और अपनी सास को भी सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो माँ बेटी एक दूसरे से मिलना चाहती हैं। अगर तुमको कोई दिक्कत थी तो अपनी बीवी के घर ना जाते, अपनी बीवी को अपनी सास के पास भेज देते या अपनी सास को अपने घर आने देते। लेकिन कत्ल के पीछे ये क्या कहानी है कि तुमने अपनी सास और बीवी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से मिलना चाहती थी। पुलिस को लगता है कि म्यूरेस जैसा दिखता है वैसा है नहीं। पुलिस म्यूरेस का पूरा बैकग्राउंड चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है कि म्यूरेस पहले आर्मी में था, लेकिन म्यूरेस बचपन से ही झगड़ालू किस्म का और कुछ क्रिमिनल माइंड का था। बाद में जब वो आर्मी में हो जाता है तो अपने अधिकारियों से भी उसकी कई बार लड़ाई और झड़प होती है और बाद में वो सेना की नौकरी छोड़ देता है। और अगस्त 2014 में उसकी मुलाकात होती है भारती की बेटी जिसका नाम है प्रीति अंबोकर। प्रीति को वो पसंद करने लगता है, प्रीति भी उसको पसंद करने लगती है। और इसी साल दिसंबर 2014 में म्यूरेस के हाथों एक कत्ल हो जाता है। म्यूरेस जेल चला जाता है, लेकिन जेल जाने से पहले म्यूरेस के पास करीब 9 लाख रुपए थे, जो उसने प्रीति को ये कहकर दिया था कि जब वो जेल से बाहर आएगा तो वो प्रीति से शादी करेगा और अपने 9 लाख रुपए भी ले लेगा। म्यूरेस प्रीति को 9 लाख रुपए देता है और जेल चला जाता है, जहां लोअर कोर्ट से उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। वो हाई कोर्ट चला जाता है। उसका मुकदमा काफ़ी लंबे समय तक चलता है और इस बीच कोरोना काल के पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने म्यूरेस को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। वो जेल से बाहर आता है।
भारती के साथ शादी करता है। दोनों साथ रहने लगते हैं। साथ रहने के दौरान एक दिन म्यूरेस को अपने 9 लाख रुपए की याद आती है और उसने प्रीति से अपने 9 लाख रुपए मांगे। प्रीति कहती है कि पैसे उसके पास नहीं है, पैसे उसने कहीं लगा दिए हैं और जब पैसे उसके पास आ जाएंगे तो वो तुमको लौटा देगी। म्यूरेस अपने पैसे बार बार प्रीति से मांगता है। प्रीति उसको पैसे दे नहीं रही थी। इसी बीच जब कोरोना काल ख़त्म हो जाता है तो म्यूरेस कहता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि मैं शादी के बाद हम दोनों कहीं घूमने गए नहीं हैं। और दोनों घूमने के लिए जाते हैं अलीबाग। वहाँ अलीबाग की एक लॉज में दोनों ठहरते हैं और वहाँ पर पैसों को लेकर इन दोनों के बीच में फिर से झड़प होती है और म्यूरेस प्रीति की गला दबाकर हत्या कर देता है। और म्यूरेस जब प्रीति की गला दबाकर हत्या करता है तो प्रीति 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। प्रीति ने अलीबाग जाने से पहले ये बात अपनी माँ को भी बताई थी कि उसका 5वां महीना चल रहा है और वो घूमने जा रही है। म्यूरेस प्रीति की हत्या करता है। हत्या करने के बाद लाश को एक कार में रखता है और अलीबाग की एक पहाड़ी से नीचे फेंक देता है और अपनी ज़िंदगी में आकर बिजी हो जाता है, क्योंकि प्रीति को पूछने वाला कोई था नहीं सिवाय प्रीति की माँ के। इधर जब कई दिनों के बाद प्रीति का फ़ोन नहीं आता है तो भारती थोड़ी परेशान हो जाती है। भारती अपने दामाद म्यूरेस को फ़ोन करती है और कहती है कि उसकी बेटी गर्भवती है, उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। म्यूरेस कहता है कि आप परेशान ना हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, प्रीति का ख्याल रखने वाले यहाँ बहुत हैं। लेकिन जब भारती बार बार दबाव देने लगती है तो म्यूरेस कभी कहता है कि वो बाहर गई है, या कभी बताता कि वो शॉपिंग मॉल गई है, या कहीं बताता कि वो कहीं घूमने गई है, या कभी वो खुद कहता कि वो ही कहीं बाहर गया है। इधर भारती को शक हो जाता है कि आखिर उसका दामाद उसकी बेटी से मिलने क्यों नहीं दे रहा है। एक दिन भारती म्यूरेस को धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया तो मैं इस बात को लेकर पुलिस के पास जाऊंगी। इतना सुनते ही म्यूरेस डर जाता है और वो सोचता है कि अगर भारती पुलिस के पास जाएगी तो प्रीति की हत्या का राज भी खुल जाएगा। फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है कि क्यों ना भारती को भी इस दुनिया से हटा दिया जाए, तो उसके रास्ते के सारे कांटे हट जाएंगे, क्योंकि प्रीति का इस दुनिया में भारती के सिवा और भारती का इस दुनिया में प्रीति के सिवा कोई नहीं था। ये सोचकर वो 10 जुलाई को भारती के पास फ़ोन करता है कि कहता है कि आप तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ और आपको आपकी बेटी से मिलवाता हूँ। वो अपने साथ कार में अपने 2 दोस्तों को बिठाता है, भारती को कार में बैठाता है और एक सुनसान जगह देखकर भारती के सिर में गोलियां मार देता है। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि कभी कभी इंसान गोली लगने के बाद भी बच जाता है। तो अपने पास रखे एक बड़े से चाकू को निकालता है और भारती के गर्दन पर कई बार वार कर देता है। और जब उसको लगता है कि भारती मर गई है तो उसकी लाश को फेंक कर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर म्यूरेस और म्यूरेस के दोस्तों ने एक गलती कर दिया। जब भारती अपनी बेटी से मिलने जा रही थी तो भारती के पास कुछ सामान था जो अपनी बेटी को देने वाली थी। वो सामान एक बैग में रखती है, अपने साथ जाती है और दूसरे हाथ में भारती के पास उसके चश्मे का डिब्बा था। हत्या करने के बाद जब म्यूरेस और उसके दोस्तों ने भारती की लाश को फेंक दिया, सारा बैग ले लिया, सारे सामान भी ले लेते हैं, लेकिन वो चश्मे का डिब्बा वहाँ गिर जाता है, जो म्यूरेस को दिखाई नहीं देता और ना ही म्यूरेस के दोस्तों को दिखाई देता है। बाद में जब पुलिस मौके पर पहुँचती है तो वो चश्मे का डिब्बा पुलिस को मिलता है और उसी चश्मे के डिब्बे के सहारे पुलिस हत्यारे म्यूरेस और उसके दोस्तों को पकड़ लेती है। न सिर्फ भारती की हत्या का खुलासा होता है बल्कि 1 साल पहले हुए प्रीति की हत्या का राज भी पुलिस खोल देती है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि कानून की दुनिया में एक छोटे से छोटा सबूत भी बहुत मायने रखता है किसी भी अपराधी की पहचान करवाने में, किसी भी अपराधी को सज़ा दिलवाने में। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि समाज में एक जागरूकता फैलाना है ताकि हमारा समाज अपराध मुक्त होकर एक नवीन और सभ्य समाज का निर्माण हो सके।
मिलते हैं किसी एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।